गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के यानी गणित के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराए हैं और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करीब 3 से 4 बार सॉल्व कराया हुआ है। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले बेलन का आयतन दिया गया है। कितना दिया गया है? 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, यानी ऊंचाई h की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। हाइट हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी गई। फिर हमसे पूछा गया तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। अब हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है। आर से मतलब रेडियस से हो जाएगा, यानी त्रिज्या से। तो आर की वैल्यू पता नहीं है। जब तक हम आर की वैल्यू को नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ को ज्ञात नहीं कर सकते। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसी वैल्यू को निकालने के लिए ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बेलन का आयतन और यहाँ पे ऊंचाई दी गई है ताकि हम आर की वैल्यू को आसानी से निकाल पाए। चलिए अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू को सबसे पहले निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं तो पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 448 पाई, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पाई से ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448, ये हमारे पास बचा हुआ है। अगले स्टेप में आर स्क्वायर और h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो h की वैल्यू को हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और 448 ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 448 बराबर के इधर आपका है, ठीक है, और 7 देखिए जब 7 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 6 जा 42 और 2 उधर जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 7 4 जा 28, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आर की वैल्यू को निकालेंगे हम। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मिला, तो आर यहाँ पे जब स्क्वायर को हटाएंगे तो 64 के ऊपर लगेगा रूट, और जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू को निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू 8 मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, तो 8 और सेंटीमीटर में। आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ को आसानी से निकाल पाएंगे। आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर निकाल लिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने आपको ऊपर डिटेल में समझा भी दिया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 2 तो आपका 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू को जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 8 को रखेंगे, और यहाँ पे एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 7 सेंटीमीटर, तो h की जगह क्या रखेंगे? 7 को रखेंगे। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 44, और यहाँ पे इनटू में 8 ये भी बचा हुआ। जब यहाँ पे 44 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया है।
सो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड करीब 3 से 4 वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने केवल आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कराए हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है ना तो उसी में से आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो फॉर्मूले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आप चैनल पर जाइएगा 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है मैथमेटिक्स में, अगर उतना आपने पढ़ा है ना तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 2, -2 और 0, 2 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। यानी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक तो पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि जो केंद्रक के निर्देशांक है वो x, y है। ये मैं यहाँ पे मान लेता हूं। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे निर्देशांक x, y माना हुआ है, सो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, और यहाँ पे y इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। देखिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए क्या हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4, 6, 2, -2, 0, 2। सो नीचे मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इन देखिए जो हमें यहाँ पे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, इनको हम क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x वाले को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 4 दी गई है, देखिए 4, फिर इसके बाद प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो x2 की जगह 2, फिर प्लस x3 की वैल्यू 0, तो x3 की जगह 0 रखेंगे और अपॉन में आपका 3 होता है। ये x वाला हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे y वाले को सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3/3 है। सो देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिखा, फिर प्लस है, फॉर्मूले में प्लस लगाया। y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे ये -2, ये मैंने वैल्यू पुट की। देखिए ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 2 कर देंगे, 6 - 2, फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस, y3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 और अपॉन में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 + 2 + 0 मिलके क्या हो जाएगा, 6 और अपॉन में 3, ये आपका रहेगा। ये x वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये y वाला, इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 + 2 और बटे में 3, तो 4 2 6, 6/3 यहाँ पे आपको मिलेगा। ये y वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो देखिए x इज इक्वल टू 6/3 और y इज इक्वल टू 6/3। सॉल्व कर लीजिए, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यानी देखिए x का निर्देशांक हमें क्या मिला, 2 मिल गया। फिर इसके बाद ये 3 1 = 3, 3 2 = 6, y का भी हमें 2 मिल गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हमने निर्देशांक क्या माने थे, x, y माने हुए थे। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू भी 2, यानी 2, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है। सो ये आपका ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, 3 बार पूछा गया है तो चौथी बार भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या बोल सकते हैं आप निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है 12x² y³ z² और 18x⁴ y² z³ का लघुत्तम समापवर्त्य है। ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपसे यहाँ पे LCM पूछा जा रहा है।
ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं 12 और 18 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 और 18 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 और 18 और इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 9 तो यहाँ पे होगा नहीं। फिर इसके बाद 3 से 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 3 से 3 1 ज़ा 3। देखिए ये 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, अब मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। देखिए 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, यानी एलसीएम क्या मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, जो संख्याएं थी इनका हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो हमें 36 मिल गया। अब देखिए 36 तो आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो यही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आगे का भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 दो ऑप्शन में 36 ऐसे करके दे दिया जाता तो आप क्या करते, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने संख्याओं का निकाला, संख्याओं का एलसीएम हमें 36 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो जो पावर बड़ी है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 36 तो हमारा आया था, अब यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 4 है, कौन सी पावर बड़ी है, x की पावर 4, तो इसको हम ले लेंगे और छोटी वाली पावर को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे y की पावर 3 और यहाँ पे y की पावर 2 है, कौन सी पावर बड़ी, y की पावर 3, तो y की पावर 3 को ले लेंगे और यहाँ पे y की पावर 2 को छोड़ देंगे। अब लास्ट में देखिए z की पावर 2 और यहाँ पे z की पावर 3, कौन सी पावर बड़ी, z की पावर 3 वाली, इसको ले लेंगे और ये वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ z की पावर 3 और देखिए ये वाली पावर छोड़ दी और ये वाले को ले ली। तो ऐसे आपको करना है। तो 36x की पावर 4, यहाँ पे y की पावर 3, z की पावर 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह अनुपात जिसमें बिंदुओं 6,4 और 1,-7 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो हमें यहाँ पे वो अनुपात ज्ञात करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन और इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए, सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आपको पता है तो मात्र आप 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा, -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे x अक्ष ना विभाजित करता और x की जगह लिखा होता कि y अक्ष विभाजित करता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, -x1 और अपॉन में x2। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में हमें बताया गया है, देखिए यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा, -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमें बिंदु दिए गए हैं 6,4 और 1,-7, ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, ध्यान रखिएगा। तो 6,4 और 1,-7 को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे 6,4 1,-7 को लिखा, इसको क्रमशः x1 y1 और x2 y2 यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -y1 और अपॉन में y2 है। ठीक है, अब देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और देखिए इसमें तो माइनस आता है, फॉर्मूले में तो माइनस लगाया, फिर इसके बाद अपॉन में y2 की वैल्यू हमारे पास -7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, 4/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:7। सो रेशियो हमें पता चल चुका है 4:7। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में दिया गया तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो 4:7 चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को ₹40 में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था,
ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन इससे पहले करीब मैंने आपको 3 से 4 बार सॉल्व कराया है, पूरा चैप्टर परसेंटेज वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कई तरीका है, एक तो बेसिक मेथड है और एक तो ट्रिकी मेथड है। तो हम यहाँ पे ट्रिकी मेथड यूज़ करेंगे, हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में 100 प्लस एक्स इंटू ए, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अब देखिए 100 प्लस एक्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आमों के मूल में वृद्धि हो रही है इसीलिए प्लस किया हुआ है। अब वैल्यूज को कैसे डिसाइड करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो 20% यहाँ पे जो 20 दिया है ना, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू को हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को रुपए 40 में जो 40 रुपए दिए गए हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू को हम 40 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो 4 आम कम मिलते हैं ना, ये 4 जो है ना, ये हमारी a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज को डिसाइड कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, और जब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे वृद्धि से पहले 15 आमों का भी मूल्य आसानी से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते x की जगह हमें क्या रखना है 20 को रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे y की जगह रखना है 40 को, तो 40 को रखा, अपॉन में 100 प्लस x 100 है यानी 100, और x की वैल्यू हमारे पास 20 है, 100 प्लस 20 करेंगे तो हमें 120 मिलेगा ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 120 लिख देता हूँ, साइड में मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया, तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद इनटू में a दिया है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो हमारे पास क्या बचा देखिए ऊपर 10 की मल्टीप्लाई 1 में तो 10 ये, और बटे में क्या बचा केवल 6 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 6, तो 10 बटे 6, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 बटे 3 रुपए। ये देखिए एक आम का मूल्य है वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य हमें क्या मिल गया 5 बटे 3 रुपए मिल गए। अब हमें यहाँ पे 15 आमों का मूल्य निकालना है। तो देखिए एक आम का मूल्य हमें क्या मिला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक आम का मूल्य। देखिए वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य हमें क्या मिला, ये हमें मिला 5 बटे 3, 5 बटे 3 रुपए। अब हमें निकालना कितने का है, हमसे पूछा वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 15 आमों का मूल्य। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, देखिए 15 आमों का मूल्य हमें यहाँ पे निकालना है, तो 15 करेंगे, और यहाँ पे एक आम का मूल्य क्या था वृद्धि से पहले 5 बटे 3 था, 5 बटे 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए 25 रुपए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यानी वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य 25 रुपए था। चलिए चेक कर लेते हैं 25 रुपए यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए इस टाइप के मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितना मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया है अगर वो आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और मैंने करवाया था, कहा था एग्जाम में आएगा और आया भी था। अब देखिए गुणज से मतलब क्या होता है, मल्टीपल से होता है। सो 7 के पहले 5 गुणज कौन से हैं, देखिए 7 के पहले 5 गुणज 7
40, 21, 28 और 35, यानी 7 की टैब या 7 का पहाड़ा यानी 7 की टेबल आपको 5 बार यहाँ पे पढ़ लेनी है। 7 के पहले 5 गुणज पूछे गए थे, तो एक तो 7 खुद हो गया, फिर 14, फिर 21, 28, 35, 5 गुणज पूछे गए थे। अगर 6 पूछा जाता तो देखिए 7 पच्चे 35 होता, 7 छंग 42, आगे तक जाते 42 तक, लेकिन 5 ही पूछा गया है। और इसका औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं की संख्या। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, प्लस प्लस, फिर अपॉन में संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 105, और अपॉन में आपका 5 तो है ही, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 5, 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। औसत वाला पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एक एक क्वेश्चन कराए हैं, पढ़ लीजिएगा। ये गुणज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये गुणज होता क्या है। तो गुणज मतलब मल्टीपल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 के पहले 4 गुणज मुझे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 2 3 जा 6 होता है, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो यही 2 5 जा आपका क्या होता है, 10 होता है। तो यही तो 2 के पहले 5 गुणज आपके हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो गुणज का मतलब क्या होता है, आपको तुरंत टेबल पढ़ लेनी है बस, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, वो ट्रिक आपको पता है तो ये क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे। 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे शेष 29 प्राप्त हो रहा है ना, ये 29 को लिखिए और इसी 29 को क्या कीजिए, इस 8 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, 29 में से 24 को लेस कीजिए, 5 मिलेगा। ये जो यहाँ पे आपका ये शेष फल आया है 5 ना, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। देखिए 29 शेष प्राप्त होता है, 29 को लिखा और फिर यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो 8 से भाग दे दीजिए 29 को, जो हमें यहाँ पे शेष मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। 5 मिल रहा था, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री प्लस यहाँ पे इनटू, देखिए ये आपका इनटू में है साइन 26 डिग्री, ये बराबर है। इसका मान हमें यहाँ पे निकालना होगा। 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया है। देखिए ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं और आपके एग्जाम में ट्राइग्नोमेट्री से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है। तो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर जरूर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्यों चेंज किया अभी आपको नीचे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 31 डिग्री, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो साइन स्क्वायर 59 डिग्री है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से 31 डिग्री, यानी 90 में से 31 को हम यहाँ पे घटाएंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 64 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद कॉस 64 डिग्री, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए जो साइन 26 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। क्यों किया अभी सब आपको नीचे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए नीचे, देखिए यहाँ पे ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है।
cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन और फिर इसके बाद देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 70 डिग्री, तो यहाँ पे साइन और क्योंकि स्क्वायर में होगा, क्योंकि cos स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री, यहाँ पे ये देखिए ये आपका हो गया। फिर इसके बाद cos स्क्वायर 70 डिग्री, ये तो आपका है ही यहाँ पे। फिर इसी तरीके से नीचे वाला साइन स्क्वायर 31 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला देखिए ये आपका साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 31 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर और यहाँ पे 31 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस cos 64 ये भी रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में cos थीटा, तो cos और थीटा की वैल्यू 64 डिग्री यहाँ पे, तो cos 64 डिग्री ये आपका हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये वाला इतना पार्ट जो है यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे भी आपका 1 आ जाएगा, ये भी इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए चेंज किया था ऊपर, ताकि ये पूरा पार्ट हम क्या कर दे 1 बना दे, तो 1 हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 64 डिग्री, ये तो ऐसे ही रहेगा। देखिए cos 64 डिग्री इंटू में cos 64 डिग्री, cos स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए 1 तो आपका 1 ही रहेगा। फिर से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये इसी फॉर्म में लिखा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं 2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है तो धनराशि होगी। ये क्वेश्चन 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है और चैप्टर तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ही हुआ है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए मूलधन ₹P के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, देखिए क्वेश्चन में भी 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो होता है वो होता है PR²। क्या होता है PR² और अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहाँ पे 2 वर्ष की बात होगी। ये केवल 2 वर्ष के लिए है, ध्यान रखिएगा। सो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, हमें यहाँ पे देखिए R की वैल्यू क्या दी गई है, 4% दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, समय की वैल्यू हमें क्या दी गई है, समय T की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 वर्ष दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद पूछा गया 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर यानी डिफरेंस, अंतर कितना दिया है, डी की वैल्यू, डिफरेंस कितना है, ₹8 का है, ₹8 का यहाँ पे दिया गया है। तो धनराशि हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। सो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने सभी वैल्यूज लिखी हुई है, ये देखिए हमें यहाँ पे धनराशि तो पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ यदि धनराशि क्या है ₹P है, मैं यहाँ पे धनराशि को ₹P मान लेता हूँ, तब फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस को निकालना है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंतर है ना, तो D इज इक्वल टू PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। सो यहाँ पे D की वैल्यू, डिफरेंस कितना है ₹8 का, तो D की जगह 8 रखेंगे। फिर इसके बाद P तो आपका यहाँ पे P ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसी की वैल्यू, यही वैल्यू तो हमें निकालनी है। फिर यहाँ पे इनटू में R², R का मान 4 है और स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। फिर अपॉन में 100 का स्क्वायर फॉर्मूले में ही होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, इस 1000 यहाँ पे जो 10,000 आपका लिखा है ना, 10,000 की मल्टीप्लाई 8 में करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80,000 मिलेगा। पी की मल्टीप्लाई 16 में तो 16p मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं। देखिए, या फिर आप नीचे 1 लिख लीजिए, त्रियक गुणा करा लीजिए। देखिए यहाँ पे p इंटू 16 करेंगे तो आपको 16p मिलेगा। 16p की मल्टीप्लाई 1 में तो 16p, फिर इसके बाद देखिए ये 10,000 की मल्टीप्लाई 8 में तो आपको 80,000 मिलेगा ना। फिर इसके बाद देखिए 16p इज इक्वल टू 80,000, या फिर p इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 80, फिर यहाँ पे 1000, 80,000 और अपॉन में यहाँ पे 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 16 पंच यानी 16 5 80 होता है। फिर इसके बाद ये 3 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो 5,000 और रुपए, ये किसकी वैल्यू हमने निकाल ली, पी की वैल्यू, यही तो हमें निकालना था। तो यहाँ पे 5,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पी की वैल्यू को ऑप्शन में चेक करते, कहाँ पे दिया है, 5,000 रुपए। देखिए हमने यहाँ पे धनराशि को पी रुपए ही तो माना था, तो इसी की वैल्यू को निकालना था। तो 5,000 रुपए हमें मिल गई ऑप्शन बी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोलार्ध का आयतन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। टोटली ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। गोलार्ध बोलिए चाहे अर्धगोला बोलिए, बात एक ही होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो देखिए गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 पाई, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया तो उस गोलार्ध का यानी अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो गोलार्ध का या फिर अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आर की वैल्यू तो पता है नहीं, सबसे पहले आर की वैल्यू को निकालेंगे तब जाके आयतन निकलेगा। तो आर की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 108 पाई, ये तो क्वेश्चन में दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी की हेल्प से आर की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पाई से ये पाई हमने कैंसिल कर दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बराबर के इधर 108 था, ये 3 को अपॉन में यहाँ पे ले आएंगे, 108/3। देखिए 3 3 ज़ा 9, एक इधर जाएगा, 3 6 ज़ा 18। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 36। या फिर आर की वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 36 के ऊपर रूट लगेगा, या फिर आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6 और सेंटीमीटर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। सो यहाँ पे आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल चुकी, त्रिज्या मिल गई। अब हम यहाँ पे गोलार्ध का आयतन भी निकाल पाएंगे। गोलार्ध के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। सो 2/3 पाई आपका पाई ही रहेगा। आर की वैल्यू को जस्ट अभी हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, तो 6 और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, 2/3 पाई 6 का क्यूब है, 6 को 3 बार हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 छंग 72, और 72 की मल्टीप्लाई इस 2 में 2 गुणे 72 करेंगे, 144 और सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयतन को निकालने तो क्यूब में तो आएगा ही सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे दिया है, ये आपका ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए। देखिए गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध गोला होता है, ध्यान रखिएगा, अर्ध गोला बोलिए चाहे गोलार्ध, बात एक ही होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 10a इज इक्वल टू 1/√3 और 10b इज इक्वल टू √3 हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
10a इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। देखिए 1/√3, ये 10 कितने की वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे 10a की जगह मैंने क्या लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 30 डिग्री, या फिर a इज इक्वल टू वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30 डिग्री मिल गई ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से 10b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10b इज इक्वल टू √3 दी गई है ना वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए √3, 10 कितने की वैल्यू, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। फिर यहाँ पे b इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा ना, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू तो यहाँ पे √3 होती है, तो b की वैल्यू 60 डिग्री, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60 डिग्री। इसी फॉर्मूले में रख देते जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला। सो यहाँ पे cos a की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, a की जगह 30 को रखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, तो b की जगह 60 डिग्री को रखेंगे, तो 30 और 60 मिलके cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दी गई संख्या 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको कराया है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू 3 ना, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है, और पावर 7 लगी है तो पावर 7 लगा देंगे। इसी तरीके से 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। अब मैंने यहाँ पे 5 इंटू 7 ही क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 5 भी अभाज्य है, अभाज्य संख्या, और 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो 5 इंटू 7 और पावर 3, तो पावर 3 लगा दी, 11 को 11 ही लिखा रहने देंगे, और पावर 10। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करके पावर को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 7 ये, और फिर यहाँ पे 3 की पावर 7 अलग अलग करके यहाँ पे इंटू में कर लिया। अब इसी तरीके से 5 की पावर 3, फिर इंटू में 7 की पावर 3 अलग अलग करके लिख लेंगे, और 11 की पावर 10 यहाँ पे है ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब अभाज्य संख्याओं की संख्या को निकालने के लिए जो ये पावर आपकी है ना, इन्हीं सबको ऐड कर लेंगे, बस ये जो पावर है इन सबको ऐड कर लीजिए। 7 + 7 + 3 + 3 + 10, ये देखिए इन सबको ऐड करने पर 30 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समझ लीजिएगा अच्छे से, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। 4 घंटिया 4 6 8, यहाँ पे 4 घंटिया 4 6 8 एंड 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमें यहाँ पे 4 घंटिया यहाँ पे लिखा है ना, 4 6 8 एंड 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो जो हमें यहाँ पे समय अंतराल दिया है 4 6 8 और यहाँ पे 14, इसका क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो दिए गए समयांतरालों का एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम लेंगे 4 6 8 14। तो जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, इसको तो आप सॉल्व ही कर पाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे लास्ट में, जब यहाँ पे 1 1 1 तक आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो है इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 168 मिलेगा। और देखिए जो समय अंतराल दिया था, इसी का तो हमने एलसीएम निकाला है, और समय अंतराल हमें सेकंड में दिया था ना, तो ये 168 और सेकंड में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। एलसीएम निकाला, 168 सेकंड आया। अब देखिए 168 सेकंड आया है ना, तो 168 सेकंड में 2 मिनट और 48 सेकंड होते हैं। देखिए 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। तो 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है।
तो 120 सेकंड को सीधे सीधे हमने यहाँ पे 2 मिनट लिख लिया, और बच कितना रहा था 120 के बाद 48 बच रहा था, तो 48 को तो हमने यहाँ पे सेकंड में ही रहने दीजिए, सेकंड में ही रहने दिया। 168 सेकंड था तो 120 कर लिया, ठीक है। 120 जो था 120 सेकंड को सीधे सीधे 2 मिनट लिख दिया, ठीक है। 120 को सीधे सीधे 2 मिनट लिख दिया, और जो बचा हुआ समय 48 सेकंड का उसको हमने यहाँ पे सेकंड में ही रहने दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 168 सेकंड को 2 मिनट और 48 सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घंटियां बजी कब थी, 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब कब बजेंगी, तो देखिए अतः घंटियां 12 बजे के बाद पुनः, ठीक है, 2 मिनट 48 सेकंड बाद, अर्थात देखिए 12 बजे तो ये 7 में बजना प्रारंभ हुई थी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 मिनट और 48 सेकंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट और 48 सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पर ये पुनः घंटियां साथ में बजेंगी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड कहाँ पे दिया है, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड आपका ऑप्शन ए में दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आपको समय अंतराल दिया था, इसका आपको एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाला था, 168 सेकंड आया। 168 सेकंड को हमने चेंज किया, यहाँ पे 2 मिनट और 48 सेकंड लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है, 12 बजे बजी थी। अब इसी 12 में क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, चेंज किया, यहाँ पे 2 मिनट 48 सेकंड था ना, इसी 12 में 2 मिनट और 48 सेकंड को ऐड कर देंगे तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये पुनः बजेंगी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान रखिएगा, जो वृत्त की परिधि है वो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन 4 से 5 बार मैंने आपको कराया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पता है, हमें यहाँ पे भुजा पता है वर्ग की भुजा यहाँ पे साफ साफ लिखा है 11 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए जो परिधि है वृत्त की वो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। अगर हम यहाँ पे वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे परिधि भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, या फिर आप 4a भी लिख सकते हैं। 4a से मतलब होता है साइड से यानी भुजा से, तो 4 गुणे भुजा, तो 4 और भुजा का मान हमारे पास क्वेश्चन में 11 दिया गया है, तो 4 गुणे 11 करेंगे 44 और सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे परिमाप तो मिल गया, वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मिल गया। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि भी तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, ये लाइन को पढ़ लीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप हमने निकाला, परिमाप हमें क्या मिला, परिमाप मिला 44 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो अभी हमें r की वैल्यू नहीं पता, जब तक त्रिज्या को नहीं निकालेंगे तब तक क्षेत्रफल को नहीं निकाल पाएंगे। तो वृत्त की परिधि तो हमें पता चल गई 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो 2πr = 44 सेंटीमीटर ये हमें दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 और पाई की वैल्यू को रखेंगे 22/7 और फिर यहाँ पे इनटू में r और बराबर 44, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब r की वैल्यू को निकालना है तो r को ले आएंगे आगे, r = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, ठीक है 44 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 22 दूनी 44 हो गया। फिर यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, रुकिए मैं इधर आपको समझा देता हूँ, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे
ये 2 गुणे 22/7 है, ठीक है। अगर मैं नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इनटू में r और इज इक्वल टू यहाँ पे 44 आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतने को पहले सॉल्व कीजिए, 22 दूनी 44, ठीक है, 44 और यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 1 में तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, 44/7। फिर यहाँ पे देखिए इनटू में r है, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे बराबर के 44 आपका दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर मैं r के नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, r की वैल्यू को निकालना है तो r को हम ले आएंगे सबसे आगे, ठीक है, r को ले आएंगे आगे। तो बचा क्या, अब 44/7 और बराबर के ये 44 ये बचा हुआ है। अगर मैं नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस 44 की मल्टीप्लाई 7 में तो 44 गुणे 7 और इस 44 की मल्टीप्लाई 1 में तो अपॉन में 44 ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, ये 44 से इस 44 को काट देंगे, r की वैल्यू क्या मिल गई, 7 सेंटीमीटर मिल गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। त्रिज्या मिल गई, अब हम क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। पाई की वैल्यू को रखेंगे 22/7, r की वैल्यू को जस्ट अभी हमने निकाला 7 और 7 का स्क्वायर तो 7 और गुणे 7 हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, 22 की मल्टीप्लाई 7 में करवा दीजिए 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या यहाँ पे 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, पेपर आप चेक कर लीजिएगा। सो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो T वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाती है, P यहाँ पे फिर 1 + R/100 होगी। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पता है। P की वैल्यू हमें पता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, वर्तमान जनसंख्या हमें 15,625 दी गई है जो कि P की वैल्यू है। R की वैल्यू दर कितनी दी गई है, यहाँ पे 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। समय कितना दिया है, समय हमें दिया है, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो समय T की वैल्यू 3 वर्ष दी गई है। अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या P फिर 1 + R/100 इसी को सॉल्व कर लेंगे। P की जगह क्या रखेंगे, 15,625 को 15,625 फिर 1 + R की वैल्यू 4% और अपॉन में यहाँ पे 100 आपका दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे समय कितना दिया है, 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 उधर जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 15,625 है ही। और 25 की मल्टीप्लाई इस एक में, 25 का नम 25 और 1 26, 26 बट्टे यहाँ पे क्या आएगा, 26/25 आएगा और पावर यहाँ पे 3 रहेगी, 26/25 और पावर 3। तो देखिए पावर 3 है तो 3 बार 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 17,576, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं 17,576 कहाँ पे दिया है। 17,576 ऑप्शन बी में दिया है। देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, एक एक स्टेप तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन है और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी है। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया, 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन। सो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसी व्यास की हेल्प से क्या करेंगे, हम खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को हम निकालेंगे। तो खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो व्यास हमें दिया है, व्यास
और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो व्यास हमें क्वेश्चन में 6 दिया है और बटे में 2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर ये बाहरी त्रिज्या यानी खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर की वैल्यू को निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या जब निकालेंगे यानी जब स्मॉल आर की वैल्यू को निकालेंगे यानी खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अभी हमने बाहरी त्रिज्या निकाली थी 3 सेंटीमीटर वो, और इसमें से लेस कर देंगे जो यहाँ पे ये मोटाई दी गई है 1/2 सेंटीमीटर, इसी को लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे चाहे तो 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो 2 3 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5 और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही। तो हमने यहाँ पे खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू को भी निकाल लिया 5/2 और सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए 5/2 सेंटीमीटर ये आंतरिक त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, फिर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस गेंद का आयतन यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो खोखली गेंद है इसका आयतन निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खोखले गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। इसीलिए ये बाहरी और आंतरिक त्रिज्या निकाली थी, फॉर्मूले में होता है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे खोखली गेंद का आयतन निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे खोखले गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे हमने कितने निकाली थी, 3 सेंटीमीटर निकाली थी। अब क्योंकि क्यूब है तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 ना 27 लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस स्मॉल आर का क्यूब 5/2। अब देखिए 5/2 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 125/8, तो यहाँ पे 125/8 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 4/3 और 22/7 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप चाहे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूँगा, 8 की मल्टीप्लाई 27 में तो मिलेगा 216 और 216 में से लेस करेंगे 125 को और बटे में यहाँ पे 8 है। तो 216 में से 125 को जब हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो लेस करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 91 और बटे में 8 ये वाला पार्ट। सो 91/8 आपका यहाँ से आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतने स्टेप को क्या करना है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 7 1 7, 7 1 7 2 जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए 2 4 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या मिला 11 × 13 मिला। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 × 13 और बटे में केवल 3 बचा है। तो ये देखिए अब 11 की मल्टीप्लाई 13 में कराएंगे 143 और बटे 3। अब 143 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 3 4 12, 14 में से 12 को लेस करेंगे 2। अब यहाँ पे 3 है, 3 7 21 लेस करेंगे 2, यानी 47 सही 2/3, 47 सही 2/3 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो 47 सही 2/3, और क्योंकि आयतन पूछा गया है तो 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मान लिया कि माना त्रिभुज का पहला कोण x है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात 1 का दिया था तो इसीलिए x मान लिया, और दूसरा कोण अनुपात 5 का दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 5x मान लेंगे, और तीसरे को क्या मान लेंगे 12x मान लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे x + 5x + 12x = 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये आप सब लोगों को पता है ना। सो यहाँ पे x + 5x + 12x = यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 5 17 और
एक x मिलके 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर x इज इक्वल टू 180 और बटे में 18, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 मिलेगा, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 डिग्री मिल चुकी है। पहला कोण जिसको हमने x डिग्री माना हुआ था वो हमें मिल चुका है 10, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे x की वैल्यू 10 मिल चुकी है, तो पहला कोण 10 हो गया। दूसरे कोण को हमने 5x माना हुआ था, तो 5 और x की जगह रखेंगे 10 को, तो 50 हो जाएगा। तीसरा कोण 12x माना था, तो 12 और गुणे 10 और बराबर 120, ये तीसरा कोण हो गया। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण जो तीसरा वाला है 12x, इसको सॉल्व करने पर 120 डिग्री मिला हुआ था, तो यही सब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का, जो कि कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। 2019 और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, करीब एक क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 बार कराया है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा तो पता है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो a सेंटीमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नानुसार आते हैं, तो हमें यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, इसको आप भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे 4√3 दी गई है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये देखिए यही तो दी गई है। सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि भुजा तो हमें पता है नहीं, जब तक भुजा को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो a स्क्वायर को हम ले आएंगे आगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 ये है, और बराबर के आपका 4√3 यहाँ पे है ही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ और त्रिया गुणा करा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 की मल्टीप्लाई 4 में तो 16 और यहाँ पे √3 ये आपका रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई 1 में तो √3 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 16 तो आपका यहाँ पे है ही, और बराबर के इधर देखिए ये √3 है, और इस वाले √3 को बराबर के इधर भेजेंगे तो इससे लेस हो जाएगा, तो ये इतना तो आपका 0 हो गया। बचा क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर a की वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 16 के ऊपर लगेगा रूट, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो a की वैल्यू भुजा हमें मिल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4, और वो भी सेंटीमीटर में। अब हमें यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुणे भुजा, या फिर 3 × a, या फिर 3a आप लिख सकते हैं। तो देखिए 3 और a की वैल्यू को अभी हमने 4 निकाला, तो 3 गुणे 4 12 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 12 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में है। तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही थी, तो 3 गुणे a यानी 3 गुणे भुजा, इसके परिमाप का फॉर्मूला देखिए, हमसे परिमाप ही तो पूछा गया था, तो परिमाप का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर तथा 36 मीटर स्क्वायर हैं। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। 2018 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको कराया है। तो देखिए यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, तो देखिए पहले त्रिभुज को यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल फर्स्ट, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 मीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल सेकंड का क्या दिया, ट्राइंगल सेकंड का 36 मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए पहले त्रिभुज की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h1, और दूसरे को h2 मान लेता हूँ, तो h1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 24 मीटर, तो h1 की जगह 24 और h2 की वैल्यू को हमें निकालना है। अब देखिए इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, समरूप त्रिभुजों के लिए क्या होता है, देखिए ट्राइंगल फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यानी त्रिभुज, पहला त्रिभुज यानी ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन में ट्राइंगल सेकेंड इज इक्वल टू
H1 का स्क्वायर अपॉन में H2 का स्क्वायर, बस यही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, H2 की वैल्यू को निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए H2 का स्क्वायर इसको लिखेंगे आगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल 2 इंटू यहाँ पे ट्राइंगल 2 इंटू H1 का स्क्वायर और अपॉन में आपका ये ट्राइंगल 1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे H2 की वैल्यू को निकालना था, तो H2 का जो स्क्वायर है इसको आगे लिख लिया, और देखिए फिर इसके बाद ट्राइंगल 2 इंटू H1 का स्क्वायर अपॉन में ट्राइंगल फर्स्ट हो गया। अब इसी में वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे H2 का स्क्वायर, ट्राइंगल 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्राइंगल 2 की वैल्यू है 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 36, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद इनटू में H1 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू यानी यहाँ पे 24 मीटर है। अब क्योंकि यहाँ पे H1 का स्क्वायर है तो 24 गुणे 24, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार करना होगा। और ट्राइंगल फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे देखिए 9 मीटर स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल दिया है पहले त्रिभुज का, 9 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे लाके 9 को रख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सॉल्व कर लीजिए अब इसी को, देखिए यहाँ पे ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 24 की मल्टीप्लाई 24 में करवाएंगे आपको 576 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे इनटू में 576 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब केवल H2 की वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 और गुणे में 576 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे H2 का स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने हटा दिया है ना। तो देखिए 4 इसको करेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, तो 2 गुणे 24, तो 2 गुणे 24 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 48 मिलेगा और मीटर में। सो 48 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अर्धगोलीय ठोस कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो कटोरे का व्यास दिया है ना, इसी की हेल्प से हम त्रिज्या को निकालेंगे। तो देखिए अर्धगोलीय ठोस कटोरे का व्यास क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो व्यास होता है और बटे में कर देते हैं 2। तो व्यास हमें कितना दिया, 14 और बटे में 2 कर देंगे, 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे अर्ध गोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या मिल गई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे यानी अतः अर्धगोलीय ठोस कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ठोस की बात हो रही है, ठीक है। अब कटोरे की बात हो रही है, तो कटोरा तो यहाँ पे गोली अर्धगोलीय तो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 और पाई की वैल्यू 22/7 हमें रखनी होगी, और आर की वैल्यू को जस्ट अभी हमने 7 निकाला, तो 7 और यहाँ पे स्क्वायर है तो इंटू 7 2 बार लिखेंगे। ये 7 से ये 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए 3 गुणे 22 गुणे 7, 3 की मल्टीप्लाई 22 में तो आपको 66 मिलेगा, 66 की मल्टीप्लाई 7 में करवा दीजिए तो आपको मिलेगा 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया, चलिए चेक कर लेते हैं। ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेंसुरेशन से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, फॉर्मूले बता दिए हैं, चैप्टर मैंने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी करा दिए हैं। 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराई है वो पढ़ लीजिएगा। अगर ये सब आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।